हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि केजीएमओ की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो इवनिंग में जो है मैंने आप सभी को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो उसका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो डीजीएमई की तरफ से जो उसकी अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है काउंसलिंग की, तो उनकी तरफ से जो ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। तो केजीएमओ, एबीवीएमओ, यूपीयूएमएस जो भी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज आपके यूपी में होंगे, ठीक है, तो उसके एडमिशन की जो काउंसलिंग है वो डीजीएमए करवाएगा। तो उसका जो शेड्यूल है वो ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो उस काउंसलिंग से रिलेटेड करने वाले हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस आपका किस तरीके का रहने वाला है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, कितनी फीस आपको जो है पे करनी होगी, सिक्योरिटी फीस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और कौन सी ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको अच्छे से ख्याल रखना है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखें ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद ही जो है आप अपनी जब काउंसलिंग का प्रोसेस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करते हो तो फिर उसकी जो भी पेनाल्टी वो आपको ही पे करनी पड़ेगी। पेनाल्टी इन द सेंस कि आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब कोई अमाउंट आपको पे करना पड़ जाए। जैसे सिक्योरिटी फीस के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो अगर आप उनको क्लियरली नहीं समझते हो तो वो सिक्योरिटी फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि काउंसलिंग में अगर आप सही से चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको एडमिशन ना मिल पाए। तो ये सारी चीजें, तो उससे अच्छा है कि आप सारी चीजों को पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे रिलेटेड जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आते रहेंगे उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में भी हम लोग एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक ब्रीफ में जो है काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बता देता हूं। अभी फर्स्ट काउंसलिंग का जो है वो शेड्यूल इन्होंने दिया है। बाकी जो सेकंड काउंसलिंग होगी, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होगी, या जितने भी आगे राउंड्स होंगे काउंसलिंग के, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसके बाद, मतलब जब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी वेबसाइट पर, ठीक है। तो जब वो आएगी तो उसके बारे में भी आपको सारे इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहेगी। तो फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी उसकी मतलब 5 फेसेस जो है, 5 स्टेप्स जो है वो आपको कंप्लीट करने होंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। पहला है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा है रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी काउंसलिंग की उसको पे करना। तीसरा है जो काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी फीस है उसको पे करना। चौथा जो है वो है चॉइस फिलिंग करना। और पांचवा जो है जो आपने चॉइस फिल करी है उनको सबमिट करना। तो इस तरीके से 5 फेसेस में आपके काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उन सभी की डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई है, यानी कि काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग की वो भी आप 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप जमा कर सकते हो। और उसके बाद जो सिक्योरिटी फीस है वो आप 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में कभी भी जमा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप 4 है चॉइस फिलिंग का, वो आप 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में कर सकते हो। उसके बाद जो इसका रिजल्ट है, मतलब जो चॉइस फिलिंग होगी, मतलब स्टेप 4 हो गया, और उसके बाद ही आप 13 अक्टूबर तक ही क्या कर सकते हो, सबमिट कर दोगे उन चॉइसेस को। उसके बाद जो है इसका जो रिजल्ट है सीट अलॉटमेंट का, काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 14 से 15 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। और जो अलॉटमेंट लेटर है और जो एडमिशन करवाना होगा आपको वो 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर की इसकी डेट दी गई है। यानी कि 17 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिलेगा, अलॉट होगा काउंसलिंग में, वहां पर जाके आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और फिर आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उनको हम अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में, ठीक है। तो पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो सिर्फ यही है कि कौन सी कंसर्न अथॉरिटी है जो काउंसलिंग करवा रही है। तो डीजीएमई है, वो हमें सबको पता है, ठीक है। और एनआईसी जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिव्यांगजन के बारे में लिखा है, यानी कि जो कैंडिडेट्स ने अपना पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अप्लाई करा है एप्लीकेशन फॉर्म में, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जो काउंसलिंग करवाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर लिखा है कि उनका जो सर्टिफिकेट होगा, यानी कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो जो है किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, जिसमें मेडिकल बोर्ड मेंबर्स की जो है मतलब वो पूरी जो भी परमिशन वगैरह है उसके अकॉर्डिंग ही वो बना होना चाहिए। तो बस इस पॉइंट में इतना लिखा हुआ है। तो वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो दिव्यांगजन है वो अपना सर्टिफिकेट तैयार रखें अपने काउंसलिंग से पहले, ठीक है। उसके बाद है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा
पंजीकरण शुल्क ₹500 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से जमा की जाएगी, जो वापस नहीं की जाएगी। तो जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टेप 1 था। उसके बाद स्टेप 2 में मैंने आपको बताया काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होगी, जो कि 500 रुपीज है। ये 500 रुपीज जो है नॉन रिफंडेबल होगी, और जितने भी राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे आपको हर राउंड में 500 रुपीज आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अभी आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपको पे करना होगा। ठीक है, आप उसको ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी फीस ₹5000 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से करनी होगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप मैंने बताया था सिक्योरिटी फीस पे करनी है, और सिक्योरिटी फीस आपकी कितनी है 5000 रुपीज। यानी कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग में आप जब पार्टिसिपेट करोगे तो 5500 रुपए टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा काउंसलिंग के लिए। अब ये जो 5000 रुपए ये सिक्योरिटी फीस है, ये कुछ कंडीशंस में आपको वापस मिल जाएगी और कुछ कंडीशंस में आपको ये वापस नहीं भी मिल सकती है। वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, और बाकी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में भी जो पीडीएफ आएगी इसकी कंप्लीट काउंसलिंग की, तो उसमें भी लिखा होगा, तो उसके बारे में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5000 रुपए सिक्योरिटी फीस है, ये जो है आपको वापस मिल जाएगी अगर आप इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह काउंसलिंग अपनी करवाते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस भरी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की चॉइस भरी जाए जिनमें प्रवेश हेतु वे इच्छुक हो। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट में बेसिकली लिखा है कि आप जो भी अपने प्रेफरेंसेस रखना चाहो, प्रायोरिटी रखना चाहो, वो आप रख सकते हो, और सिर्फ वही कॉलेजेस को आप सिलेक्ट करना अपनी चॉइस फिलिंग में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। और अगर आप देखो क्या है कि फालतू के कॉलेजेस को सिलेक्ट करोगे तो उस केस में होगा ये कि अगर सपोज आपको वहां पर अलॉटमेंट मिल गया, वहां पर आपको सीट मिल गई, और अगर आप वहां पर सीट पे एडमिशन लेने नहीं गए तो आपकी जो 5000 रुपीज की सिक्योरिटी फीस है ये आपको वापस नहीं मिलेगी। इसका पॉइंट जो वो आगे लिखा हुआ है, तो मैं आपको अभी वहां पर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही नहीं है वो कॉलेज आप बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करना। समझ आ गई बात? जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो सिर्फ वही कॉलेजेस आप सिलेक्ट करना, फालतू के कॉलेज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको ही पेनाल्टी उसकी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये लिखी है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इस पॉइंट से मेरे को जो कंक्लूजन मिलता है वो ये मिलता है कि आप जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस फिल कर सकते हो, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 20 कॉलेज सेलेक्ट करना है या 25 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। जितने कॉलेजेस आपको दिए जाएंगे वहां पर चॉइस में फिल करने के लिए, आप उसमें से सारे के सारे भी फिल कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस लॉक ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का, जिसमें ये बात लिखी है कि आपने चॉइस फिलिंग तो कर दी, आपने उसको सेव करके रख दिया। सपोज अगर आपने उसकी लास्ट डेट से पहले चॉइस को सबमिट नहीं करा तो उस केस में आपकी जो काउंसलिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, आप काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली बाहर कर दिए जाओगे। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है काउंसलिंग के टाइम पे। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब चॉइस फिलिंग वाला जो स्टेज है वो आएगा, वो आपका 11 से 13 अक्टूबर के बीच में है। तो 13 अक्टूबर तक जो भी आपके चॉइस फिलिंग करोगे तो उसके बाद आपको सबमिट करना जरूरी होगा। सबमिट के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक नहीं करोगे, उसको फाइनली सबमिट नहीं करोगे, तो आप काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, उसके बाद है क्या बोलते हैं, काउंसलिंग में ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद है अभ्यर्थियों को आवंटन के पश्चात आवंटन पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कॉलेज में ही पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद की जो भी एडमिशन का प्रोसीजर होगा वो आपको वहीं जाके मतलब जो आपका कॉलेज है वहीं पर जाके जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा, यानी कि जो आपको फीस वगैरह पे करनी है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो वहीं पर करने होंगे। ठीक है, उसके बाद है किसी भी अनाधिकृत संस्था या व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। तो इस पॉइंट में बेसिकली यही लिखा है कि अगर कोई स्कैम वगैरह करता है, अगर कोई इलीगल तरीके से एडमिशन लेता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि इलीगल तरीके से डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है, तो वो सारे एडमिशन जो है वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ऐसा करने की सोच में रहे तो वो इस पॉइंट से मतलब ये समझ सकता है कि ये चीज करना गलत है, तो बाद में जो है उन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जो भी इनका ऑफिशियल प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू ही आप एडमिशन ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ये लिखा है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली होगी, अगर आप वहां पर जाकर एडमिशन नहीं लोगे, आप एडमिशन छोड़ देते हो सीट अलॉट होने के बाद, तो आपकी जो 5,000 रुपीज की सिक्योरिटी फीस है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो वह ₹5,000 धरोहर धनराशि पुनः जमा कर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है। ठीक है, तो सपोज अगर आपको सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट अगर करना है तो दोबारा से आपको 5,000 रुपीज की सिक्योरिटी फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500 रुपए की वो भी पे करनी पड़ेगी। यानी कि जितने काउंसलिंग के राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे तो 5,500 रुपए आपको हर राउंड की काउंसलिंग में पे करने होंगे। ठीक है, जिसमें 5,000 जो है वो आपके रिफंडेबल है, लेकिन तभी जब आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। जैसे यहां पर एक पॉइंट लिखा था कि फर्स्ट राउंड में जैसे सीट मिल गई, आपने वहां एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आपको 5,000 वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और बाकी और भी अदर केसेस हैं, तो वो जब कंप्लीट पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जितना यहां पर लिखा है उतना मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जाएगा और वे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से पुनर्आवंटन हेतु इच्छुक हैं, वह कॉलेज की सिक्योरिटी या हॉस्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के 50 संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट में बेसिकली ये लिखा है कि सपोज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला वहां आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद आपका प्लान ये बनता है कि मुझे जो है सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो शायद या तो वो लोग पूछेंगे ऐसा कि आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उस केस में जो भी आपकी हॉस्टल फीस होगी, जो आपकी मिसलीनियस फीस होगी, जो आपकी मैथ्स फीस होगी, तो ये जो भी ट्यूशन फीस के अलावा जो भी फीस होगी वो शायद फीस आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, वो फीस कब ली जाएगी, जब आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जब आपको कॉलेज दोबारा से अलॉट हो जाएगा, तो उस कॉलेज में जब आप एडमिशन लोगे तो वहां पर जो है ये सारी फीस आपसे ले ली जाएगी, उससे पहले शायद ये नहीं ली जाएगी। तो ऐसा ही कुछ इसका मतलब है इस पॉइंट का, जहां तक मुझे समझ आया। ठीक है, तो ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड में आप ले रहे हो और उसके बाद सेकंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये जो मतलब मिसलीनियस फीस होती है, जो एक्स्ट्रा फीस होती है, जैसे हॉस्टल की, मेस की, ट्रांसपोर्ट की, तो ये जो भी सारी फीस वगैरह होती हैं, तो ये आप जो है अगर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो पार्टिसिपेट करने के बाद जब सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा और सेकंड काउंसलिंग के बाद जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां पर जब आप जाके एडमिशन लोगे तब आप ये सारी फीस को पे कर सकते हो। उससे पहले अगर आप ना करना चाहो तो मत करना। ठीक है, उसके बाद है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये जो मतलब रिजर्वेशन है वो जो भी स्टेट की पॉलिसी है, ठीक है, स्टेट रिजर्वेशन जो पॉलिसी होती है कि ओबीसी को इतने % रिजर्वेशन मिलेगा, एससी को इतना मिलेगा, एसटी को इतना मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2022 अथवा इसके पश्चात का बना होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। बाकी जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन मतलब कोई भी ऐसे नॉर्म्स यहां पर नहीं दिए गए कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद का होना चाहिए। उनका बस वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनका कभी कभी बना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, फिर निजी क्षेत्र के सभी नर्सिंग कॉलेज अपनी वेबसाइट पर शुल्क व अन्य मदों में लिए जाने वाले धनराशि का विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस होंगे वो अपनी वेबसाइट पर खुद का जो फीस स्ट्रक्चर है वो वहां पर अपलोड कर देंगे। तो जिस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उस प्राइवेट कॉलेज की जो रिस्पेक्टिव वेबसाइट होगी वहां पर जाके आप उनकी फीस वगैरह का जो क्या बोलते हैं करिकुलम है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो फीस का उनका शेड्यूल है कि ये फीस जो है ये हम इसके लिए ले रहे हैं, ये लाइब्रेरी फीस है, ये मैथ्स फीस इतनी है, तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज की रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर मिल जाएगी।
फिर है अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट www.dgme.up.gov.in पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी है, इसी पर आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे जो काउंसलिंग के अपडेट्स हैं। dgme.up.gov.in। नर्सिंग काउंसलिंग हेतु विभागीय ईमेल nursingcounselingup@gmail.com पर संपर्क करें। तो ये इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये आपकी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जितनी इसमें दी गई है। तो आई होप मैंने आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं उसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।